तो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट की जंग का 9वां दिन, इजराइल के वार से कांपा ईरान। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर अटैक, ताजा हमले में 20 ईरानी नागरिकों की मौत। उधर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। ईरान इजराइल मुद्दे पर चीन का बयान, बल प्रयोग समाधान नहीं। बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची राष्ट्रपति के अपमान का मामला गरमाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता बनर्जी पर जताई नाराजगी। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति का अपमान कर टीएमसी ने पार की सारी हदें। निशांत की जेडीयू में एंट्री आज, नीतीश के बेटे निशांत आज जेडीयू में होंगे शामिल। पटना जेडीयू ऑफिस में मेगा तैयारी, निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे से होगा फाइनल मैच। तीसरी बार खिताब पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। बुमराह होंगे सबसे बड़ा हथियार। अभिषेक शर्मा की फॉर्म बना चिंता का विषय। टीम इंडिया के स्पिन विभाग में बदलाव संभव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन। इजराइल के वार से कांपा ईरान, ताजा हमले में 20 नागरिकों की मौत। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर भी अटैक। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। अमेरिकी सैनिकों के शव लेने खुद पहुंचे ट्रंप। ईरानी मुद्दे पर चीन का बयान, कहा बल प्रयोग समाधान नहीं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कती दिख रही है। बीते 8 दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार जारी है। ट्रंप की तरफ से आज ईरान पर भयानक हमले की चेतावनी दी गई है। वहीं इस बीच तेहरान में अमेरिका इजराइल के एक ही हमले में 20 ईरानी नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की और अधिकारी निशाने पर आ सकते हैं और कहा कि आज ईरान पर बहुत जोरदार वार होगा। इसी बीच कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में ट्रंप डेलावेयर के डोवर एयरबेस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के शवों को खुद रिसीव किया। ट्रंप ने ऐसा उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए किया। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है। उधर कतर, बहरीन और यूएई ने ईरान से आए मिसाइल ड्रोन रोकने का दावा किया। संघर्ष में अब तक ईरान में 1230, लेबनान में 290 और इजराइल में करीब दर्जन भर मौतें हो चुकी हैं। कुवैत सशस्त्र बलों ने बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। कुवैत रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि हमला देश के अहम बुनियादी ढांचों को सीधे निशाना बनाने की कोशिश है। बहरीन में भी ईरान का हमला हुआ है। वहां की सरकार ने कहा कि ईरानी हमले ने मीना सलमान के पास एक जगह को निशाना बनाया है और सिविल डिफेंस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उधर कतर के अमीर और ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। इसमें ताजा ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। कतर के अमीर ने कहा कि दोहा अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने में नहीं हिचकिचाएगा। ईरान के ताजा हमलों के बाद खाड़ी देशों में हलचल तेज हो गई है। रियाद ने ईरान से कहा कि सऊदी अरब और उसके एनर्जी सेक्टर पर लगातार हमले उसे भी वैसा ही जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ईरान ने ईरानी मुद्दों पर वहीं चीन ने ईरानी मुद्दों पर सभी पक्षों से बातचीत की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बल प्रयोग से समाधान संभव नहीं है। बड़ी ताकतों को इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और सभी पक्षों को जल्द से जल्द बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए। वहीं जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान पर यूएस भारी है और वह उसके बाकी लीडरशिप के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा, हम समझौता नहीं करना चाहते, वे ईरान समझौता करना चाहेंगे, हम समझौता नहीं करना चाहते। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार 9वां दिन है और दोनों देशों के बीच हमले भी जारी है। वहीं अब ताजा हमलों की बात करें तो 20 नागरिकों की भी मौत हो गई। इसको लेकर क्या जानकारी है, जिस तरीके से तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर भी अटैक हुआ है?
जी बिल्कुल। देखिए, एक जो फेमस कहावत है युद्ध और शांति को लेकर के कि जंग की शुरुआत तो बहुत आसान होती है, लेकिन अमन की स्थापना करना बहुत मुश्किल होती है। जी। आज ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के हमलों का 9वां दिन है और हर दिन ये लड़ाई जो है कुछ नया घटनाक्रम और नया मोड़ ले रही है। अब जो है पिछले दिनों जैसा कि मालूम है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों से माफी मांगी थी कि उन पर हमले बंद कर दिए जाएंगे, उन पर हुए हमलों के लिए उन्हें खेद है। तो अब ईरान में ही इस बात को लेकर के काफी द्वंद्व और दरार पैदा हो गई है। आईआरजीसी ने और अन्य धार्मिक नेता है जो हैं उनके विरोध में गए और बाद में राष्ट्रपति पेजेश्कियान को अपना बयान वापस लेना पड़ा। जी। और इसके बाद से भी जो अमेरिका और ईरान तनाव के बीच में सऊदी अरब ने तेहरान को भी एक सख्त मैसेज दिया है कि वह कूटनीतिक समाधान चाहता तो है, लेकिन यदि ईरान की ओर से सऊदी क्षेत्र या ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रहें तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और अमेरिका को जमीन का इस्तेमाल करने की छूट दे दी जाएगी। इन घटनाक्रम से यह साफ लगता है कि तेहरान को साफ संदेश दे दिया गया है कि कूटनीतिक समाधान जरूरी है, लेकिन यदि ईरान सऊदी अरब या उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला करता है तो बाकी उसके पड़ोसी देश भी पीछे नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में युद्ध की आग और भी भड़क सकती है यदि ईरान संयम से काम नहीं लेता है तो। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौते की अब कोई बात नहीं होगी, अब ईरान को अपना कंप्लीट सरेंडर करना ही पड़ेगा। हालांकि ईरान की ओर से यह कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ाई को जारी रखेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए अगली खबर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि इजराइल, ईरान और दोनों देशों के बीच लगातार जारी है जंग। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल में राष्ट्रपति पर अपमान, बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर सियासत गर्म। राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता बनर्जी पर नाराजगी की व्यक्त, आदिवासियों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया। राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची थी राष्ट्रपति का अपमान कर टीएमसी ने पार की सारी हदें, ये बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग में ममता बनर्जी पर नाराजगी जताई क्योंकि इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने संथाल समुदाय के योगदान और भाषा के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2003 को संथाल समुदाय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल संथाल भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुआ दुर्व्यवहार शर्मसार है और यह लोकतंत्र तथा आदिवासी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसीदेवा पहुंची थी। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली द्रौपदी मुर्मू किसी पर गुस्सा हो जाए, लेकिन ये नजारा शनिवार को देखने के लिए मिला पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर गुस्सा जाहिर किया क्योंकि नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई, जहां राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थी। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा, संथालों को वेन्यू तक पहुंचाने से रोक दिया गया। यह भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और प्रदेश सरकार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति को रिसीव नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह संथाल समुदाय के लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज तिलका मांझी ने करीब 240 साल पहले शोषण के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा संविधान को किस स्तर पर ले जा गई है, यह कहने की बात अब लज्जा आती है। वे अपनी राजनीति बेचने के लिए राष्ट्रपति को बंगाल भेज रही हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के एक बार फिर से हमारे साथ मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए।
देखिए, केंद्र सरकार और ममता बनर्जी में जो 36 का आंकड़ा है, यह जगजाहिर है। दरअसल हुआ यह कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी। राष्ट्रपति ने इस बात पर नाराजगी और दुख जताया कि जो उनका राष्ट्रपति का तय प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य का कोई मंत्री कोई पहुंच जाना होता है, लेकिन राष्ट्रपति के रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके कोई मंत्री मौजूद नहीं थे। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा कि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है जो देश में भर में तय किया जाता है और उसको उससे हटना सही बात नहीं है। ममता बनर्जी उनकी छोटी बहन की तरह से हैं, लेकिन उनकी यह बात जो है ये अच्छी नहीं लगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के लिए जो जगह ममता सरकार द्वारा तय की गई थी वह काफी छोटी थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो संथाल समुदाय के लोग थे वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद ममता बनर्जी ने का भी एक बयान आया था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति यदि 50 बार पश्चिम बंगाल आएंगी तो उनके लिए संभव नहीं है कि हर बार वो मौजूद रहें। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर राष्ट्रपति का यह बयान है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के इशारे पर अपने प्रोग्राम तय करती हैं। उसके कुल इस प्रकरण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया है वो काफी अहम है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने हद पार कर दी है। पीएम मोदी ने मीडिया पर लिखा कि जो भी लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखता है वह ममता बनर्जी के इस कदम से दुखी है। यह बहुत शर्मनाक घटना है। जो लोग भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो इससे आहत और निराश है। ऐसे में यह साफ दिखता है कि ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र सरकार में जो घटना हुई है वो काफी तनातनी वाली है और इसका निदान हो सकता है कि जल्दी से जल्द कुछ निकाला जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे निशांत की। जेडीयू में आज एंट्री, नीतीश के बेटे निशांत आज जेडीयू में होंगे शामिल। बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें। पटना जेडीयू ऑफिस में मेगा तैयारी, निशांत को कराई जाएगी जिलों की यात्रा। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके पुत्र निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल होंगे। उनके डिप्टी सीएम व गृह मंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। सदस्यता के बाद वे जनसंपर्क के लिए बिहार यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रविवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रविवार को दिन में 1 बजे जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत के जेडीयू में शामिल होने किए जाने की मांग लंबी अवधि से चल रही है। इस आशय के कई होल्डिंग्स भी कई बार शहर में दिखे हैं। इस निर्णय के बाद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जेडीयू के विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें निशांत भी मौजूद थे। बैठक में निशांत के जेडीयू में शामिल होने के स्वरूप पर विमर्श हुआ। मंत्री श्रवण कुमार व जेडीयू नेता संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी भी बैठक में शामिल हुए। जेडीयू की योजना ये है कि निशांत को जिलों की यात्रा कराई जाएगी। संभवतः पश्चिमी चंपारण जिले में उनकी यात्रा आरंभ होगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद पार्टी कार्यकर्ता के बीच जो असमंजस की स्थिति है उसे निशांत कुमार के दौरे के माध्यम से दूर कराया जाएगा। यह नियमित रूप से नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा मीडिया के साथ करते रहे हैं। युवाओं के लिए हुए फैसले की चर्चा करते रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आशुतोष महाराज पर जानलेवा हमला। चलती ट्रेन में आशुतोष महाराज पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार से आशुतोष महाराज पर जानलेवा हमला किया गया। बाथरूम में बंद होकर बचाई जान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाया साजिश का आरोप। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्य वादी आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रीवा एक्सप्रेस में उन पर धारदार हथियार से अटैक हुआ, नाक काटने की कोशिश की गई। उन्होंने इस हमले के पीछे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी की साजिश होने का आरोप लगाया है। मामले में प्रयागराज के जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी गई है
और पुलिस जांच में जुट गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक हमला उस समय हुआ जब वे रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज आ रहे थे। उनका कहना है कि ट्रेन फतेहपुर और सिराथू के बीच पहुंचने वाली थी और इसी दौरान वे टॉयलेट जाने के लिए उठे थे। तब एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर ने सीधे उनकी नाक पर वार करने की कोशिश की और कई जगहों पर चोट पहुंचाई। अचानक हुए इस हमले से ट्रेन के डिब्बों में अफरा तफरी मच गई। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उन्होंने हमलावर का सामना किया और किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। आखिर हमलावर कौन था और जिस तरीके से इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम सामने आया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रीवा एक्सप्रेस से कौशाम्बी में सिराथू एक जगह है, यहाँ पर ये आ रहे थे और इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला हुआ है। इनकी नाक काटने की कोशिश की गई है और ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इसके पीछे जो कारण समझ में आ रहा है, अभी पुलिस पूरी जांच करेगी। राजकीय रेलवे पुलिस ही इस पूरी जांच करेगी। कौशाम्बी जनपद के सिराथू में यह घटना हुई है कि क्या वजह रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से इन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें उनके खिलाफ, तो इसको माना जा रहा है कि कहीं कोई समर्थकों में नाराजगी। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो संबंधित रेलवे पुलिस का थाना वहाँ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद पूरे मामले की विवेचना होगी। फिलहाल वो उनकी जान बच गई है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन कई जगह उनको चोट लगी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी नाक काटने के लिए पहले से ही 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उनका ये भी दावा है कि इसी घोषणा के तहत ये हमला कराया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच। तीसरी बार खिताब पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। बुमराह होंगे सबसे बड़ा हथियार। अभिषेक शर्मा की फॉर्म बना चिंता का विषय। टीम इंडिया के स्पिन विभाग में बदलाव संभव। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 19 नवंबर 2023 को इसी मैदान पर खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया था। उस समय कप्तान रोहित शर्मा सहित पूरी भारतीय टीम बेहद निराश थी और करीब 93,000 दर्शकों से भरा स्टेडियम भी खामोश हो गया था। हालांकि भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतकर उस दर्द को कुछ हद तक कम किया। अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है। अगर भारत यह फाइनल जीतता है तो वह T20 वर्ल्ड कप खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम बन जाएगी। इसके साथ ही भारत तीसरी बार यह ट्रॉफी जीत सकता है। आपको बता दें कि भारत ने 2007 और 2024 का T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था। भारत के लिए इस मैच में सबसे बड़ा हथियार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। उनकी 4 ओवर की गेंदबाजी फाइनल का रुख तैयार कर सकती है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अगर विनय फाइनल में मौका मिलता है तो न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर कोल मैककॉन्ची उनके खिलाफ जल्द गेंदबाजी कर सकती है। वहीं भारत के स्पिन विभाग में बदलाव संभव है। भारत के स्पिन वरुण चक्रवर्ती ने हाल के मैचों में प्रभावी नहीं दिखे। उनकी मिस्ट्री स्पिन अब बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर पा रही। ऐसे में संभावना है कि भारत फाइनल में उनकी जय कुलदीप यादव को मौका दे सकता है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के मुकाबले रायपुर, सरगुजा और बस्तर के विभिन्न खेल मैदानों में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है और राज्य सरकार खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन वंचालय के खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ उनके राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। बैठक में खेल अधोसंरचना, खेल अकादमियों की गतिविधियों, खेलो इंडिया योजनाओं और युवा महोत्सव की भी समीक्षा की गई। इस प्रतियोगिता में देश के करीब 30 राज्यों से लगभग 2500 खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।